वीणा वादिनी माता सरस्वती नमः। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हम सीबीएसई का 11th क्लास का टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका जो फिज़िक्स का जो चैप्टर 9 है एनसीईआरटी का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ये चैप्टर 11th क्लास का टर्म 2 का पहला चैप्टर है, जिसको हम इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी को बेस मान करके ये सब चैप्टर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको मेमोरी ट्रिक्स के माध्यम से, जिससे आपको चीज़ों को याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप उनको ध्यान से पढ़ते हो, समझते हो, तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इस लेक्चर में हम प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं और उनको याद रखने के क्या क्या तरीके हैं, उन मेमोरी ट्रिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहली जो जितनी भी आपकी टर्म्स आएंगी एनसीईआरटी में, उनको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ताकि एक भी वर्ड एनसीईआरटी का ऐसा ना हो जो आपकी समझ से बाहर हो। तो अगर आप वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को समझ करके चलते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और फिजिक्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो पहली जो टर्म इस चैप्टर में आती है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। पहली बात तो ये है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कहाँ होता है, सॉलिड्स क्या होते हैं। देखो, सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड बॉडी की तरह होते हैं। मतलब रिजिड बॉडी का मतलब होता है, अगर हम किसी पर कितना भी फोर्स लगाएं, फोर्स हम कितना भी लगाएं, लेकिन उसकी जो शेप है, शेप और साइज़ में अगर कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है। और इस रिजिड बॉडी में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती हैं, जैसे हर सॉलिड कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, एटम से, मॉलिक्यूल से। तो उन एटम्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, जैसे ये दो एटम हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। तो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इस डिस्टेंस में चेंज आएगा, और अगर ये डिस्टेंस में चेंज नहीं आता है तो उसे बोलते हैं रिजिड बॉडी, और अगर चेंज आ जाता है फोर्स लगाने पर तो उसे बोलते हैं नॉन रिजिड बॉडी, मतलब वो रिजिड नहीं है। और इसकी जो सॉलिड की जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कैसे चेंज आएगा, कैसे वो नहीं आएगा, और क्या अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, कैसे सॉलिड बिहेव करेगा, वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सॉलिड की उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम सॉलिड पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, मतलब उसके में एक्सटेंशन होता है, नहीं होता है, कंप्रेशन होता है, नहीं होता है। तो इन सारे टेक्निकल वर्ड्स को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन होगी कि rigid body is a body when we apply any some external force, then there is no deformation in the body. deformation का मतलब होता है शेप में चेंज होना। ठीक है। कोई भी बॉडी है, अगर उसकी शेप डिफॉर्म हो रही है, मतलब उसकी शेप बदल रही है, तो उसे बोलते हैं डिफॉर्मेशन। अगर उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो हमारी रिजिड बॉडी है। ठीक है। अब इस चैप्टर में अगला टेक्निकल वर्ड आता है इलास्टिसिटी। ठीक है। अब आपने इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग देते हैं वो होता है रबड़। ठीक है। अब रबड़ का एग्जाम्पल क्यों देते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। दो वर्ड होते हैं, एक होती है प्लास्टिसिटी, एक होती है प्लास्टिसिटी, और एक होती है इलास्टिसिटी। ठीक है। ये इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी
by virtue of which it tends to regain its original shape and size when the applied force is removed. जैसे कि एग्जाम्पल है रबड़ या फिर स्प्रिंग। इसका मतलब ये है कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो, जैसे हमने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, स्प्रिंग को हम पकड़ करके खींचते हैं। जैसे मान लो ये आपका कोई स्प्रिंग है, अगर मैं इसको पकड़ करके यहाँ से खींचूंगा और जब मैं इस फोर्स को हटा लूँगा, मतलब ये फोर्स मैंने हटा दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फोर्स हटा लेने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप या साइज में आ जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो और जो उसमें डिफॉर्मेशन होता है वो टेम्परेरी होता है, मतलब कुछ देर के लिए होता है। जब तक फोर्स लग रहा है तब तक वो डिफॉर्मेशन रहेगा, मतलब उसकी शेप में चेंज रहेगा, और जैसे ही हम फोर्स हटा लेंगे तो उसकी शेप में चेंज नहीं रहेगा। जैसे रबड़ की बॉल है, ठीक है, रबड़ को अगर हम पकड़ करके खींचते हैं तो उसकी शेप में चेंज हो जाता है, मतलब अगर खींच रहे हैं तो लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई वायर टाइप में कोई रबड़ है तो वो उसे हम पकड़ करके खींचेंगे तो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, उसे बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, जो फोर्स हटा लेने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। और अगर वो नहीं आती है, अगर वो फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती है तो उसे बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी या प्लास्टिक सब्सटेंस। अब प्लास्टिक केवल ये नहीं होती है जो हम प्लास्टिक की चीज़ें बनाते हैं, जैसे बाल्टी हो गया या कोई कटोरी हो गई, कुछ भी, कोई खेलने की चीज़ हो गई, ये प्लास्टिक भी है। लेकिन प्लास्टिक का जो फिजिक्स में जो मतलब होता है वो प्लास्टिक का मतलब है अगर आप उसमें फोर्स लगा दो तो अपनी वो शेप को रीगेन ना कर पाए। ठीक है, उसमें मतलब डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट हो जाए, मतलब उस पर अगर हमने फोर्स लगा दी, वो टूट गई या चेंज हो गई उसकी शेप, तो वो अपनी स्थिति को वापस गेन नहीं कर सकती है, उसे बोलते हैं प्लास्टिक। ठीक है, जैसे मान लो आपके दो दोस्त हैं, ठीक है, एक दोस्त को आपने कुछ बोल दिया, ठीक है, आपने उसे डांट दिया या कुछ उसका मतलब कुछ गुस्सा कर दिया, तो एक दोस्त होता है जो आपका बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं, वो रीगेन कर लेता है, मतलब वो बुरा नहीं मानता आपकी बात का, तो मतलब जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति में वो आ जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इलास्टिक फ्रेंडशिप। ठीक है, मतलब उन्हें इलास्टिक फ्रेंड समझ लो, जो काफ़ी मतलब जिनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, होता भी तो बहुत कम देर के लिए, मतलब टेम्परेरी बेस पे। और अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वो कुछ परमानेंट किसी बात का बुरा मान के बैठ जाते हैं और एक दूसरे को कभी याद नहीं करते, किसी का ध्यान नहीं रखते क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया था, तो ऐसे दोस्तों को आप कह सकते हो कि वो प्लास्टिक हैं, मतलब दे आर लाइक प्लास्टिक फ्रेंड्स हैं वो। ठीक है, तो जैसे मिट्टी की कोई बॉल है, ठीक है, अब जैसे हम मिट्टी का कोई गोला बनाओ गीली मिट्टी का और उसे ज़मीन पे मार दो फेंक के, तो वो टूट गया तो टूट गया, वो दोबारा रीगेन नहीं करेगा। लेकिन रबड़ की बॉल को जब आप ज़मीन पे फेंकोगे तो वो रीगेन कर लेगी अपनी पोजीशन को, तो ऐसे को बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स के एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हो। और जो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ये आपका टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो जैसे शेप में चेंज हुआ फिर वो वापस रीगेन हो गया तो उसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और अगर रीगेन नहीं हुआ तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर का यूज़ कहाँ होता है, मतलब वाई वी आर इन नीड ऑफ इलास्टिक एंड प्लास्टिक सब्सटेंसेस, मतलब ऐसी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि भाई हमें इलास्टिसिटी पढ़नी है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को पढ़ना है। देखो 12th के बाद आप लोग
बीटेक में जो लोग जाएंगे उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उस इंजीनियरिंग में हमको जैसे कोई पुल बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई मकान बनाना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये सब पढ़ना पड़ता है कि जैसे मान लो ये आपने कोई पुल बनाया, ठीक है, यहाँ ये पुल बनाया, अब इसके ऊपर मान लो व्हीकल चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सरिये लगाओगे नीचे, ठीक है, लोहे के। तो अगर मान लो इसके ऊपर जब पुल ये लोड ले करके ट्रक चलेंगे, तो जब इस पे लोड पड़ेगा तो इस पे कितना लोड पड़ेगा कि ये मतलब ये जो लोहा है, जो सरिये हैं, वो रीगेन कर लें अपनी पोजीशन को, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो हमारे सरिये हैं वो इलास्टिक होने चाहिए। अगर वो प्लास्टिक हुए, एक बार लोड पड़ा और वो टूट गए तो क्या होगा, उसका लॉस हो जाएगा, वो पुल जो है वो गिर जाएगा। तो अब इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की, जैसे लोहा भी है उसमें भी कुछ इलास्टिसिटी होती है। तुमने देखा होगा सरियों को अगर तुम थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो वो थोड़े से इलास्टिक होते हैं, मतलब उनकी शेप चेंज हो जाती है, तभी तो उनको मोड़ मोड़ के ले जाते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि इलास्टिक और प्लास्टिक जो सब्सटेंसेस हैं उनका यूज़ जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसका एक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपके सिलेबस में ये चैप्टर रखा गया है, जिससे आप अवेयर रहो और चीज़ों को समझो, ठीक है। तो यहाँ कहीं ब्रिज फॉर्मेशन है, कहीं बिल्डिंग फॉर्मेशन है, इन सब जगहों पे हमारा इस चैप्टर का यूज़ होता है, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड्स का जो इलास्टिक बिहेवियर है वो कैसे होता है, ठीक है। इलास्टिक बिहेवियर का कारण क्या होता है, मतलब जड़ क्या है। तो इसकी जब आप देखो, हर सॉलिड जो है वो एटम से मिलके बना है, इवन हर पार्टिकल, हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, ठीक है। एटम्स भी, अभी हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो है वो एटम को मान रहे हैं, उसकी गहराई में अभी मत जाना कि वो इलेक्ट्रॉन से बना है और उससे बना है, क्वार्क से बना है। अभी जो हम बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है सॉलिड के बनने की, वो होती है एटम। और एटम भी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एटम अगर आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि हम एटम के ऊपर, एटम्स के बीच में एक फोर्स लगा हुआ है। ये अगर बॉल जैसे तुम समझ लो, ये एटम है, ठीक है। तो अगर इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है जो इन एटम्स को आपस में बांधे हुए है, ठीक है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगी एटम्स के बीच में, और इन डिस्टेंस को जो फिक्स रखे हुए है उसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। जो अलग अलग एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं बाहर से, तो क्या होता है, इन एटम्स के बीच की या मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज होती है, ठीक है, और उसी की वजह से शेप में चेंज होता है। तो अब अगर कोई चीज़ इलास्टिक है तो वो क्यों है, क्यों वो इलास्टिक है, इसका रीज़न आपको यहीं से मिलेगा कि इसके लिए जो इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस एटम के ऊपर या तो वो क्या करेगा कि इसकी शेप में चेंज होगा, और जैसे ही शेप में चेंज होगा ये इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगे कि भाई हम पे कोई फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या करेंगे, उन एटम्स को आपस में बांध के रखने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको रीगेन कराने की कोशिश करेंगे। जैसे ही तुम बाहर का फोर्स हटाओगे, ये फोर्स इतने एक्टिव हो जाएंगे कि ये वापस उस एटम्स को, उन मॉलिक्यूल्स को उसी स्थिति में ले आएंगे, ठीक है। तो जिसमें ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्सेस, उसको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। अब
ड्यू टू इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्स दे रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब तक हम कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब हमने बाहर से जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया है, यानी कि बाहर से, वो क्या कहते हैं उसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब बाहर के फोर्सेस का इफेक्ट जो है वो जीरो है या बाहर के फोर्स लग ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी पार्टिकल तब तक रहता है जब तक उसकी इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में चेंज नहीं होता है। जैसे ही हम बाहर से फोर्स लगाएंगे तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज में चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ये जो इलास्टिक बिहेवियर है सॉलिड्स में वो पैदा हो जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगे। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, जो आपकी एनसीईआरटी में हेडिंग भी दी हुई है, ठीक है। अब देखो, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जो आपने बॉयल्स लॉ भी पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इस लेक्चर में तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा हुक्स लॉ, बट हाँ ये जो मैंने यहाँ डिस्कस किया ये बेसिकली हुक्स लॉ ही है, लेकिन डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बॉयल का नाम आपने सुना होगा, बॉयल्स लॉ जो होता है P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, PV बराबर nRT एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होता है ये। तो ये बॉयल के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और इन्होंने काफ़ी, मतलब इनका इंजीनियरिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, ठीक है। तो जब इनका इंजीनियरिंग में, मतलब डिजाइनिंग में इनका इंटरेस्ट था, तो ये काफ़ी डिजाइनिंग वगैरह करते थे। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन्होंने अटेंड तो करी, लेकिन कभी अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए, मतलब ही कुड नॉट कंप्लीट हिज डिग्री, दैट्स वाई ही नेवर ग्रेजुएटेड। और आपको पता है जो पुराने ज़माने में जब 1600 के टाइम पे ये रॉयल सोसाइटी हुआ करती थी फिजिसिस्ट्स की, मतलब रॉयल सोसाइटी के ये सेक्रेटरी रहे 15 साल तक, मतलब 1667 से 82 तक। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फेलो भी रहे थे ये, बट सेक्रेटरी रहना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्यूटन जो थे वो भी रॉयल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। और ये जो सेल है, जो हम बचपन में पढ़ते थे कि सेल की खोज, जो कोशिका जिसे हिंदी में बोलते हैं, जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, सेल की खोज भी इन्हीं रॉबर्ट हुक ने की थी। तो उनका जो ये यहाँ पे लॉ है इस चैप्टर में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है और उसको हम डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लॉ ये कहता है कि जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे, ये रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने थोड़ा इसलिए बातें बताई ताकि आपको थोड़ा फिजिक्स में इंटरेस्ट बने, क्योंकि केवल लॉ डिस्कस कर लिया सीधा ऐसा नहीं है, थोड़ा इधर उधर साइंटिस्ट के बारे में भी जानते हैं तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है कि वो हुक कौन है। अब ये सेल वाले ही हुक हैं, कोई दूसरे हुक नहीं है ये, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। इलोंगेशन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, ठीक है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो लेंथ में चेंज होता है, जो लंबाई बढ़ती है, उसे कहते हैं इलोंगेशन। तो अब ये तो भाई कॉमन सेंस है, ठीक है, कि अगर जैसे ये कोई वायर है, ठीक है, इस पे मैं ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ इधर से भी और इधर से भी, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, जब तक लगाता रहूँगा। अब ये थोड़ी, इसकी भी एक लिमिट है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ये नहीं कि हम लगाते जा रहे हैं तो ये लेंथ बढ़ती ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हुक ने ये ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये जो है लेंथ बढ़ती है, इलोंगेशन होता है। तो ये ही हुक्स लॉ है और ऐसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका मेनली जो यूज़ है वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से अब हम आते हैं अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले टॉपिक पे।
ठीक है। ये जो नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो आपका मतलब गौरव ठाकुर फिजिक्स के नाम से जो चैनल है टेलीग्राम पे, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दो ये थोड़ा मेरी राइटिंग में लिखे हुए हैं बट आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो क्या होते हैं? देखो, स्ट्रेस होता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, मतलब उसे डिफॉर्म करने के लिए जो बाहर से फोर्स लगाया जाता है उसकी शेप को चेंज करने के लिए, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग का मतलब होता है उसको रिस्टोर करने के लिए, उसकी ओरिजिनल शेप और साइज को रिस्टोर करने के लिए उसके अंदर, बॉडी के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इसका कारण मैंने अभी आपको क्या बताया था, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स में इंटर एटॉमिक फोर्सेज जो होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स पैदा कर देते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर अब फोर्स लगाए, एटम्स को बोलते हैं तुम्हारे ऊपर अब फोर्स लगाए, हम थोड़े वीक पड़ गए थे इसलिए हम तुम्हें ओरिजिनल अवस्था में नहीं रख पाए, अब ये फोर्स हटा लिया गया है बाहर से, अब आप अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाइए। ठीक है, तो जब ओरिजिनल अवस्था में लाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो इसे आप लॉ ऑफ इनर्शिया से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया का मतलब होता है कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्थिति में चेंज होने का विरोध करती है। मतलब कोई भी बॉडी जो है हमारी इस यूनिवर्स का, ये लॉ ऑफ इनर्शिया तो फंडा में काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, वो ये कहता है कि मतलब एवरी बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है। कहने का मतलब है कि वो मतलब चेंज नहीं होना चाहती है, मतलब रेस्ट वाला रेस्ट में ही रहेगा, मतलब वो मोशन में नहीं आना चाहता है। ठीक है, लेकिन उसको फोर्स के द्वारा लाया जाता है ज़बरदस्ती। तो ऐसे ही जब हम कोई भी चीज़ है, अब हम सॉलिड के ऊपर, इस वायर के ऊपर जैसे मान लो हमने ये यहाँ पे ये फोर्स लगाया। ठीक है, तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो हम इसकी स्थिति में चेंज कर रहे हैं, तो इस स्थिति में चेंज होने के अपोजिट में एक फोर्स पैदा हो जाएगा कि भाई ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है कि चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी चेंज को लाइक नहीं करता है, जो जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसके अगेंस्ट में क्या डेवलप हो गया? रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे स्प्रिंग में हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पे वो परमानेंट रहना चाहता है, जैसे ये ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग की, अब हमने इस पर फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये जो स्थिति थी इसकी ओरिजिनल स्थिति, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो एक फोर्स इसमें ऐसा डेवलप होगा जब हम ये बाहर वाले फोर्स को हटा लेंगे तो ये इसको ओरिजिनल अवस्था में ले आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके इक्वल एंड अपोजिट होता है, मतलब जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जितना हमने फोर्स अप्लाई किया, जो फोर्स अप्लाइड जो फोर्स है हमारा वो रेस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे माइनस का मतलब है इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन टू रेस्टोरिंग फोर्स बट इट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि माइनस का मतलब है कि दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जितना हम रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उतना ही क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये मेरी वायर है कोई, ठीक है, ये कोई वायर है, ये वाली, ये जो दिख रही है आपको ये, अब इस वायर पे मैंने नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया और इसके इस वाले एरिया पे वो फोर्स अप्लाई किया, या एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस मैंने बना रखा है ये एरिया। ठीक है,
तो इतने एरिया पर ही ये रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा कि भाई तुम पे जैसे ही ये फोर्स हटाएंगे हम, ये अपने को रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस का मतलब होता है कि जितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा अपॉन में एरिया। ठीक है, यानी कि पर यूनिट एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही हमारा क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो ये अपॉन में एरिया ऑन विच एफ इज अप्लाइड और ऑन विच एफ रेस्टोरिंग एक्ट्स, जिस पे भी जितने एरिया पर रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है वो एरिया हम यहाँ पर लेते हैं। और रेस्टोरिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही होते हैं, बट स्ट्रेस को बाय डेफिनेशन हम रेस्टोरिंग फोर्स से लेते हैं। ठीक है, और ये दो ये फोर्स अपॉन एरिया भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो अगर ये फोर्स अपॉन एरिया होता है तो इसका मतलब ये है कि एफ अप्लाइड और एफ रेस्टोरिंग, तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर ही हैं, बट बाय डेफिनेशन स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉट फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यस, यू कैन से द मैग्नीट्यूड इज इक्वल, दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो से दैट फोर्स अप्लाइड, बट एनसीईआरटी जो है वो हमारी जो बाइबल है उसके अनुसार हम यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स की ही डेफिनेशन यूज़ करते हैं। अब देखो, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस का जो यूनिट है वो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं, PASCAL। और ये प्रेशर की भी यूनिट होती है, क्योंकि प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, स्ट्रेस का भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। ठीक है, इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हो। न्यूटन क्या होता है, ML/T-2 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये हो गया आपका L2, ये ऊपर जाके हो जाएगा आपका ML−T-2। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेस का डायमेंशन हो गया, तो ML−T-2। ठीक है, तो ये तो आप याद रखना है तो रख लेना, नहीं तो निकाल लेना एग्ज़ाम में जब भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखो, जो हमारा स्ट्रेस है वो कितने टाइप का होता है, वो 3 टाइप का होता है, और जो स्ट्रेन है वो भी 3 टाइप की होती है। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इनको कैसे याद करना है। ठीक है, बट ये जो ट्रिक है ये काफ़ी संभल के यूज़ करने वाली ट्रिक है, तो इसको आप यूनिवर्सल समझ करके मत चलना, बट हाँ आपको बहुत सहायता दे देगी ये। देखो, स्ट्रेस 3 टाइप का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड से रिलेटेड, फ्लूइड से रिलेटेड या फिर वाटर से रिलेटेड। लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, लेंथ से रिलेटेड होता है, और जो टेंजेंशियल है वो एरिया से रिलेटेड होता है। और ये 2 टाइप का होता है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंसाइल का मतलब टेंशन। ठीक है, तो स्ट्रेस आपका 3 टाइप का होता है। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रिक है ये आपको जब समझ आएगी जब आप तीनों टेंशन को समझ लोगे। ठीक है, उसके बाद हम इस ट्रिक पे आएंगे। तो क्योंकि ये अभी आप मैं बताऊंगा तो आपके शायद सिर के ऊपर होके जाएगी, शायद समझ ना आए, तो लेकिन अगर आप इसे समझ लोगे तो बहुत आपको केक वॉक बन जाएगी आपके लिए। देखो, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, जैसे ये वायर दिख रही है आपको, वैसे किताब में तो इसे सिलेंडर बोलेंगे, बट मैं इसे वायर बोल रहा हूँ। ये एक वायर है। ठीक है, अगर ये एक वायर है और इस पे हम इसे खींचने के लिए इधर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ,
तो अगर हम इस पे यहाँ पे ये फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो ओरिजिनल लेंथ क्या थी इसकी, मान लो एल लेंथ थी, और बाद में क्या हुआ, एल प्लस डेल्टा एल हो गई। ठीक है, इस फोर्स के लगाने से, और ये फोर्स कितने एरिया पे लगाया, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, वो ये जो एरिया होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इस एरिया पे जितना फोर्स लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, जो नीचे की डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में होगा। मतलब ये तो बाहर से तो हमने अप्लाई किया है, लेकिन जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रेस को बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि हम लगा तो बाहर की साइड रहे हैं, बट वी विल डिफाइन इट बाय रेस्टोरिंग स्ट्रेस, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो अगर देखो, अगर हम इस वायर को एक्सटेंड करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटेंशन अगर हो रहा है वायर में, तो उस स्ट्रेस, उस रेस्टोरिंग फोर्स को बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब ऑब्वियसली, मतलब रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर हम वायर को दबा रहे हैं, मतलब कॉम्प्रेस कर रहे हैं, कॉम्प्रेस का मतलब होता है जैसे ये कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है, इस पे हम ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं बाहर से। ठीक है, मतलब बाहर से हम इस मतलब इसे दबाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो अगर हम इसकी लेंथ को कम करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, मान लो स्प्रिंग है ये, इसको हम ऐसे करके दबा रहे हैं, तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ डेवलप होगा, बाहर की डायरेक्शन में। तो इसमें जो एफ रेस्टोरिंग होगा वो बाहर की डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो हम अंदर की साइड से दबा रहे हैं, तो रेस्टोरिंग फोर्स बाहर की साइड डेवलप होगा, जिसकी वजह से इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो बोलेंगे ही, लेकिन इसको बोलेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, जो कॉम्प्रेशन की वजह से जो रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और जो एक्सटेंशन की वजह से जो रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और ये दोनों, मतलब अब मैं इसको देखो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के दो टाइप आपको बताए थे। एक हो गया टेंसाइल, टेंसाइल माने टेंशन, और टेंशन होता है पकड़ करके खींचना। ठीक है, जो टेंशन, जो फोर्स लगता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, जो पुली वाले चैप्टर में, वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिंग्स आती हैं। तो टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर का होता है, मतलब खींचने वाला नेचर होता है उसका, पुश करने वाला, धक्का देने वाला नेचर नहीं होता है टेंशन का। टेंशन इज ऑफ पुलिंग नेचर। ठीक है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो हमारा जब पैदा होता है जब हम पकड़ करके बाहर की तरफ खींच रहे हैं, मतलब उसमें टेंशन हो रहा है। ठीक है, मतलब इट इज़ ऑफ पुलिंग नेचर। और कॉम्प्रेसिव होता है, कॉम्प्रेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, दबाना होता है किसी भी चीज़ को। तो उसकी वजह से जो जो पैदा हो रहा है, कॉम्प्रेशन की वजह से जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसे बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। बट अब ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर हम खींच रहे हैं बाहर की तरफ, तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है जो ये होगा रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और वो नीचे की तरफ लागू होगा। ठीक है, कॉम्प्रेसिव में क्या होगा, हम दबा रहे हैं, अप्लाई नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो रेस्टोरिंग बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसलिए और स्ट्रेस इज ऑलवेज डिफाइंड बाय रेस्टोरिंग फोर्स, राइट, इसलिए मैंने ये पॉइंट पे मैं फोर्स कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब ये देखो, हम लेंथ के अलॉन्ग ही तो खींच रहे हैं ना इसे, दो हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन तुम अगर जाओगे तो वी आर अप्लाइंग दिस फोर्स ऑन, ये मान लो आपकी वायर है, ये इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, और किस एरिया पे, ये इसका एरिया है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं इसको। तो अगर मान लो इस एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं,
बट आप इसे एरिया कंसीडर मत करो। अभी आप देखो कि हम इसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर लेंथ के लॉन्ग जो फोर्स लगा रहे हैं तो उसे बोलो आप लॉन्गिट्यूडनल। ये याद करने की ट्रिक है, लेकिन वो नहीं है, ये मतलब डेफिनेशन नहीं है लेंथ से इसकी, बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो जो फोर्स आपका लेंथ के लॉन्ग लग रहा है, ये ट्रिक पे मैं जा रहा हूँ अब। तो एफ अप्लाइड अलोंग लेंथ, तो उसे बोलूँगा लॉन्गिट्यूडनल। एग्जाम्पल लिख लो वायर का, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, एफ अप्लाइड अलोंग एरिया और टेंजेंट। अब देखो इस चैप्टर में ही इसी में ही, और देखो जो स्ट्रेन होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है लेंथ के लॉन्ग पैदा होने वाली स्ट्रेन। स्ट्रेन कुछ नहीं होता है, बस एक चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब ओरिजिनल लेंथ जो थी उसकी एल, ओरिजिनल लेंथ क्या थी इसकी, एल थी, और बढ़ कितनी गई, डेल्टा एल। तो जो डेल्टा एल जो चेंज हुई लेंथ, डेल्टा एल जो लेंथ में चेंज हुआ और जो ओरिजिनल लेंथ है, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होती है, ये मैं आपको आगे भी बता दूंगा। और अभी बस आप इतना याद रखो कि चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, मतलब लेंथ में चेंज कितना हुआ और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब इस पे आते हैं। अब ये जो है आपका शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब देखो ये मान लो आपका कोई सिलेंडर है या वायर है, कुछ भी, मतलब वायर भी एक सिलेंडर ही होती है, बट उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। अगर मान लो आप इस नीचे वाले बेस को स्थिर रखते हुए, मतलब इस बेस को कोई ज़्यादा चेंज मत करो, बेस को बिना हिलाए आप ऊपर की तरफ इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो एफ, मतलब ये जो फोर्स है आप बाहर से अप्लाई करते हो, तो क्या होगा, इसका जो अपर सरफेस है वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है वो खिसक जाएगा, और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी जो एल, वो तो वही रहेगी, ठीक है। तो जो अपर सरफेस जो डेल्टा एक्स खिसक गया है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी टेन थीटा को हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स भी पैदा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो है मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये जो है आपका यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स भी पैदा हो जाएगा जो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको बोलेंगे हम टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। और जो शियरिंग स्ट्रेन है वो टेन थीटा के बराबर होती है, और जो आपका डेल्टा एक्स बाई एल होता है, मतलब चेंज कितना हुआ लेंथ में और ओरिजिनल लेंथ क्या थी, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। लेकिन दिस इज अलोंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए सिलेंडर। वहाँ हम क्या था, लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहे थे, यहाँ पे क्या है, हम एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलोंग टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेसेस। ये जो ऊपर वाला फेस है और नीचे वाला फेस है, नीचे वाला फेस स्थिर है, ऊपर वाला फेस मूव कर गया है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेस, ठीक है। जो हमने अप्लाई किया टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स का मतलब है टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप ड्यू टू अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स। जो रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ इसका इस डायरेक्शन में, उस फोर्स को और इस एरिया के रेशियो को हम बोलते हैं टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। हो गया याद। अब ये जो थीटा है, ऑब्वियसली अगर ये सिलेंडर है तो थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, ठीक है।
और जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो आपको पता होगा टेन थीटा जो होता है वो नियरली इक्वल टू थीटा होता है, और साइन थीटा भी जो होता है वो नियरली इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा जो ये शियरिंग स्ट्रेन है वो थीटा के ही बराबर होता है, क्योंकि सॉलिड्स में थीटा को बढ़ाना बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ? तो शियरिंग स्ट्रेस समझ आ गया, शियरिंग स्ट्रेन समझ आ गया, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी यही होता है, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है? टेंजेंट के लॉन्ग। बट फोर्स तो हम टेंजेंट के लॉन्ग लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस वो होता है जैसे मान लो कोई सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये आपका कोई सॉलिड स्फीयर है, इसको आपने गहरे पानी में डाल दिया। तो जब आप इसे गहरे पानी में डाल दोगे तो इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर इस पे हर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा? इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगा। तो जब इसका शेप कमज़ोर पड़ रहा होगा, शेप में के वॉल्यूम में कमी आ रही होगी, तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगा। मतलब जो सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर क्या होगा? उसके एटम्स वो कहेंगे कि भाई जैसे ही हम तेरे इस लिक्विड से बाहर निकलेंगे हम अपनी साइज को रिगेन कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे में बोलते हैं कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जो रेस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है ड्यू टू चेंज इन शेप। लेकिन जो हमारा अब, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है इसमें शेप का चेंज नहीं होता है, क्योंकि जैसे मान लो कोई गोल चीज़ है। ठीक है, अब वॉल्यूम तो कम हो जाता है लेकिन शेप चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो ये गोल चीज़ है, तो अगर इसके हर पॉइंट पे बराबर फोर्स लगे हर पॉइंट से, ठीक है, ऐसे करके हर पॉइंट से बराबर फोर्स लगे, तो क्या होगा कि ये रहेगा तो गोल ही, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो मतलब कम हो जाएगा। मतलब जो जैसी इसकी ओरिजिनल शेप थी वैसी ही रहेगी, बट इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज, क्योंकि हर साइड से बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो रेस्टोरिंग फोर्स जो पैदा होता है और इसके पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया पे, उसे बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक क्यों? क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइड या वाटर। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड व्हेन सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड अंडर हाई प्रेशर। अब जब हम किसी हाई प्रेशर के लिक्विड में उसे डाल देंगे तो वो कॉम्प्रेस होगा, हर तरफ से कॉम्प्रेस होगा। तो दिस अप्लाइड फोर्स एक्ट्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके जो सरफेस पे अगर हम टेंजेंट खींचें तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करेगा, और जैसे ही हम इस फोर्स को रिमूव कर लेंगे बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जो इंटरनली जो रिगेन करने के लिए, जो देखो शुरुआत में मैंने क्या लिखा है, इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसमें शेप का चेंज नहीं होता है क्योंकि हर तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। तो उस वजह से जो इंटरनल जो फोर्स पैदा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो पैदा होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, तो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड वॉल्यूम डिक्रीजेज विदाउट चेंज इन शेप। ठीक है, और जो कितना वॉल्यूम कम हुआ है उसको डेल्टा वी बोलते हैं, और जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसको वी बोलते हैं। तो चेंज कितना हुआ, जो मतलब कितना कम हुआ वॉल्यूम, तो उसे बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम, और जो ओरिजिनल था वो, उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, और जो आपका शियरिंग स्ट्रेन होता है वो होता है डेल्टा एक्स बाई एल।
जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है सिलेंडर की और फेस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे बोलते हैं डेल्टा एक्स बाई एल। जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे डेल्टा एक्स बिटवीन द फेसेस ऑफ द सिलेंडर। तो इसलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन को बोलते हैं डेल्टा वी बाई वी। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से पैदा होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। तो अब अगला जो है वो स्ट्रेन जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ क्या देखा था हमने डेल्टा एल अपॉन एल, फिर देखा था डेल्टा एक्स अपॉन एल, फिर देखा हमने डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये क्या था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा, इसलिए ये यूनिट लेस है। यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ मीटर क्यूब, यहाँ भी मीटर क्यूब, तो ये दोनों कट गए इसलिए यूनिट लेस है और इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा जब यूनिट नहीं है। तो मतलब इसका ऑब्वियसली यहाँ पे जब इसका हम यहाँ पे एल लिखेंगे और यहाँ भी एल लिखेंगे, यहाँ एल लिखेंगे, यहाँ एल लिखेंगे, यहाँ पे एल क्यूब लिखेंगे और यहाँ भी एल क्यूब लिखेंगे, तो ये कट जाएंगे, इसलिए ये डायमेंशन लेस होता है। तो होपफुली अब हम ट्रिक पे चलते हैं थोड़ा याद करने के लिए, क्योंकि इनको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो ये केवल याद रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हो कि एफ अप्लाइड अलोंग लेंथ, अगर लेंथ के अलोंग फोर्स लगाया जा रहा है यूँ खींचने के लिए, तो उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर मान लो इसको दबाने के लिए फोर्स लगाया जा रहा है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। दोनों ही केस में ये लेंथ के अलोंग लग रहा है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका वायर, लेंथ का मतलब लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब ये आपका कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसके टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स लगाया जा रहा है तो वो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, या कोई बुक रखी है, कोई मोटी किताब रखी हुई है, ठीक है, ऐसे करके इसके ऊपर वाले हिस्से को हम धक्का दे रहे हैं लेकिन नीचे वाले हिस्से को फिक्स रखा हुआ है, तो ये भी डेल्टा एक्स शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स बाई एल को बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, जो यहाँ पे चेंज आएगा लेंथ के अंदर डेल्टा एल, उसको बोलेंगे चेंज इन लेंथ। तो अगर वो एफ जो है एरिया या टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है तो उसको शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल देंगे। और अगर वॉल्यूम के लॉन्ग हाइड्रोलिक स्ट्रेस लग रहा है तो वो पानी में डाल दिया किसी गोले को तो उसके वॉल्यूम में कमी आएगी, तो वहाँ पे क्या लगेगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगेगा। टेंसाइल का मतलब टेंशन, टेंशन का मतलब खींचना, कॉम्प्रेसिव का मतलब कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन का मतलब दबाना। ठीक है, तो टेंसाइल और कॉम्प्रेशन दोनों लेंथ के लॉन्ग लगते हैं और जो एरिया है आपका वो शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। और जो आपका ये फोर्स है वॉल्यूम, अगर रिस्टोरिंग फोर्स जो है आपका अगर वॉल्यूम के में पैदा हो रहा है, मतलब उस सॉलिड स्फीयर में पैदा हो रहा है जिसको हमने हाई प्रेशर में डाल दिया है, और उसको रीगेन करने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। होपफुली अब आपको ये तीनों के तीनों याद हो गए होंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। तो यहाँ तक अब मुझे दीजिए विदा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मज़े करते रहिए और अपने और अपनों का ध्यान रखते रहिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए जो आपसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।